तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1107 का टाइटल है आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, और ये चैप्टर का टाइटल रिफर कर रहा है ज्वेलरी बानी को, क्योंकि हमको पता है कि ज्वेलरी बानी सन गॉड निका को ढूंढ रही थी और अभी इस टाइम पे सन गॉड निका उसके आंखों के सामने है, जो है हमारा भाई मंकी डी लूफी। ये चैप्टर का पेज पे हमको बैपो लॉ और एक स्नो लेपर्ड दिखाई दे रहा है। लॉ हमारा भाई स्नो लेपर्ड के ऊपर सोया हुआ है, स्नो लेपर्ड के मुंह में एक फनल दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि बैपो उस फनल के जरिए से मतलब गरम गरम चाय डालने वाला है, पता नहीं है। पर ये जो कवर पेज था, ये कवर स्टोरी नहीं है, कवर पेज है, वो मेरे को काइंड ऑफ अच्छा भी लगा, क्योंकि हमको पता है कि रिसेंटली हम लोग वन पीस एनीमे में वो पूरे फाइट को अडेप्ट कर रहे थे, ब्लैक बियर्ड वर्सेस हमारे भाई लॉ के बीच में जो फाइट हुआ था उसको अडेप्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर ओडा ने बहुत ही एक अच्छे टाइमिंग में इस चीज को डाला है, ठीक है, वो अच्छा सूट करता है यहाँ पर। मे भी हमको आगे चलते हुए पता चले कि लॉ के साथ क्या हुआ है। हमको पता है कि बैपो बचा लिया था लॉ को, पर उसके बाद क्या हुआ है, क्या होने वाला है इसके साथ, वो भी एक क्वेश्चन है। ये चैप्टर की शुरुआत बहुत एक एपिक डबल पेज स्प्रेड से होता है, जहाँ पर हम लोग जायंट वॉरियर पायरेट्स लैंड करते हुए देखते हैं एगड आइलैंड पे। फाइनली उन लोग लैंडफॉल कर लेते हैं एगड आइलैंड पे और सब सारे जायंट्स जाके कई सारे नेवी शिप्स को डुबाना चालू कर देते हैं। हमको यहाँ पर डॉरी, ब्रॉगी, बाद में ओमी, काशी, सब सारे लोग दिखाई दे रहे थे और उन लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे। और जिस तरीके से ओडा ने डिपिक्ट किया है इन सब सारे लोगों को, एब्सोल्युटली सैवेज और कूल लग रहे थे ये लोग। इनका जो एंट्रेंस था एगड आइलैंड पे वो ही क्रेजी लेवल का था यार। एगड आइलैंड के ऊपर सेक्शन से जैसे ही उस सबका नजर गिरता है डॉरी और ब्रॉगी के ऊपर, उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो इतना खुश था कि वो रो रहा था मेरे भाई। और हमारा भाई ओडा हमको यहाँ पर थोड़ा स्मॉल कैवियट देता है, जहाँ पर हमको वो बेसिकली फिर से याद दिला रहा था, रेट कर रहा था कि स्ट्राइड पायरेट्स का क्या रिलेशनशिप है डॉरी और ब्रॉगी के साथ। हमको लिटिल गार्डन का मेंशन दिखाई देता है, ओमी और काशी का मेंशन दिखाई देता है, तो वो सब सारी चीजें फिर से याद दिला रहा था ओडा। वो सब इनिशियली यहाँ पर सोच रहा था कि डॉरी और ब्रॉगी एगड आइलैंड पे आए क्यों है। बाद में इवेंचुअली वो कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि डॉरी और ब्रॉगी एगड आइलैंड पे वॉर वेज करने नहीं आए हैं, उन लोग यहाँ पर उनको बचाने के लिए आए हैं, स्ट्राइड पायरेट्स को बचाने के लिए आए हैं, ताकि उन लोग एस्केप कर पाए इस पूरे आइलैंड से। यहाँ पर इस पूरे सेगमेंट में उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से डॉरी और ब्रॉगी को पता चला कि एगड आइलैंड पे क्या चल रहा है। उन लोगों को पता चला न्यूज़पेपर्स के जरिए से, क्योंकि मॉर्गन्स जो हमारा भाई बिग न्यूज़ मॉर्गन है, उसने सब सारी चीज़ें छाप दिया है कि क्या क्या हो रहा है एगड आइलैंड पे, किस तरीके से लूफी का इन्वॉल्वमेंट है, वेगापंक का इन्वॉल्वमेंट है, वो सब सारी चीज़ें हमको पता था। तो वही न्यूज़पेपर को ही रीड करके डॉरी और ब्रॉगी यहाँ पर आए हैं। यहाँ से हम लोग कट करके जाते हैं ब्रुक, लिलिथ और थाउजेंड सनी के पास। हमको पता है कि ब्रुक ने आइस के जरिए से थाउजेंड सनी को वो काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है नामी के लोकेशन पे, और क्योंकि वो आइस पे स्लाइड कर रहा है थाउजेंड सनी, इस वजह से उनको पता नहीं है कि कैसे थाउजेंड सनी रुकेगा इवेंचुअली। ब्रुक ने कॉल किया है नामी को, नामी पूछ रही थी कि ब्रुक कहाँ पर है, और यहाँ पर ब्रुक बहुत ही फालतू जोक मारे जा रहा था और लिलिथ काइंड ऑफ पैनिक कर रही थी यहाँ पर, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कैसे शिप रोका जाएगा इवेंचुअली। तो सिंपल टर्म्स में हमको ये सीन दिखा रहा था कि ब्रुक बहुत ज़्यादा करीब है नामी के और वो बहुत ही जल्द वहाँ पर पहुँचने वाला है। तो यही इस पूरे सीन का पर्पस था, हमको ये बताने के लिए कि ब्रुक वहाँ पर पहुँच रहा है। जिनबे के बारे में हमको पता था कि नामी ने जिनबे को जोरो के लोकेशन की तरफ भेजा था ताकि जिनबे जाके उसको मदद करे और उसको वापस लेके आए, क्योंकि जोरो काइंड ऑफ उसको डायरेक्शन का चौथ्यापा है, वो वापस आएगा भी नहीं किसको पता। तो जिनबे गया था उसको लेने के लिए। जिनबे को हम लोग देखते हैं जोरो के लोकेशन की तरफ अप्रोच करते हुए, और जोरो को हम लोग देख रहे थे रॉब लुच्ची के साथ क्लैश करते हुए। अब यहाँ पर कुछ हमको क्रेजी फाइट सीन्स नहीं देखने को मिला है, यहाँ पर सिर्फ एक बैंटर चल रहा था इन दोनों लोगों के बीच में। जोरो बोल रहा था कि अब टाइम आ गया है कि मैं इस पूरे बैटल को कंक्लूड कर दूं। रॉब लुच्ची बोल रहा था कि तू इस तरीके से बातें कर ही नहीं सकता क्योंकि तूने अभी तक मेरे को हराया नहीं है। पर ये सब सारी चूतियापा में मेरे को एक डायलॉग रॉब लुच्ची का पसंद आया। रॉब लुच्ची का कहना यह था कि यहाँ से एस्केप करने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। अब एग्जैक्टली रॉब लुच्ची ने यहाँ पर ऐसा बोला नहीं है, वो बोल रहा था शरीर को बचाने के लिए हाथ को गंवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोल रहा था वो। बट ये जो सैक्रिफाइस का एलिमेंट बात कर रहा था यार, जो सैक्रिफाइस के एलिमेंट के ऊपर रॉब लुच्ची एम्फोसिस डाल रहा था, वो काइंड ऑफ सच बात है यार। मुझे लगता है कि उन लोगों को कुछ ना कुछ तो गंवाना पड़ेगा ही यहाँ से एस्केप करने के लिए। अब ये जो रॉब लुच्ची और जोरो के बीच में क्लैश हुआ है, उससे एक बात तो सिद्ध होता है कि रॉब लुच्ची डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और जिस तरीके से लूफी ने अपने गियर 5th में बहुत ही रिलेटिवली कम टाइम में रॉब लुच्ची को सुला दिया था, यहाँ पर हम लोग वो केस जोरो के साथ होते हुए नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि रॉब लुच्ची काइंड ऑफ अच्छी तरीके से फाइट दे पा रहा है जोरो को। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जोरो हमारा भाई वीक है या जोरो बहुत ही स्ट्रांग है, बट मेरा यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि रॉब लुच्ची अपने अवेकनिंग में ग्रो कर रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि जब उसने लूफी के साथ फाइट किया था वो वही यहाँ पर ही है, वो ऐसा मुझे लग रहा है कि रॉब लुच्ची उसके अवेकनिंग में उसके अर्ली स्टेजेस में है और वो काइंड ऑफ यहाँ पर ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि लूफी अपने गियर 5th में ग्रो करेगा। यहाँ पर मार्क 3 पैसिफिस्टास बहुत ही हैवी डैमेज दे रहे थे मरीन्स को। ऑलरेडी
ऑलरेडी मार्क 3 पैसिफिस्टास 30 से ज़्यादा स्मॉल और मीडियम शिप्स को डुबा चुके थे। तो ये सब सारी चीज़ें देख के वाइस एडमिरल रेड किंग ऑर्डर देता है कि सब सारे मरीन्स बैटल शिप से लीड करे, जो सब सारे छोटे छोटे वेसल्स है उसको पीछे डाले और बैटल शिप्स को आगे रखे उन लोग। और हम देख रहे थे कि एक बैटल शिप्स एक मार्क 3 पैसिफिस्टा को नॉकआउट कर देता है। यहाँ पर जो वाइस एडमिरल था वो बोल रहा था कि किस तरीके से ये बहुत ही एक सैड बात है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट अपने ही एसेट को अटैक कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि मार्क 3 पैसिफिस्टास इन जनरल एसेट है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। यहाँ से हम लोग कर करके जाते हैं सैंजी गार्सिया और उस पूरे सीन के पास लूफी पूछ रहा था ज्वेलरी बानी को कि वो क्यों रो रही है इतना। ज्वेलरी बानी बोल रहे थे कि वो लूफी का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रही है, वो निका का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रही है। लूफी का रिएक्शन बहुत ज़्यादा टिपिकल था। वो बोलता है कि मैं हमेशा से यहाँ पर ही हूँ, पर जो नेक्स्ट जो डायलॉग था लूफी का वो काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग था। उसको पता ही नहीं, लूफी को पता ही नहीं है कि निका है कौन। तो ये हमको दिखाता है कि लूफी ने अपने पूरे डेविल फ्रूट को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि लूफी आगे चलते हुए और क्या क्या ऐड कर सकता है। गियर 5th में पॉसिबिलिटी है, गियर 6th का भी, ठीक है। लूफी ज्वेलरी बानी को उसके अटैक के बारे में पूछता है, क्योंकि हमको पता है कि ज्वेलरी बानी ने एक रबर काइंड ऑफ अटैक मारने की कोशिश किया था, एक गियर 3 काइंड ऑफ अटैक मारने की कोशिश किया तो सैंजी गार्सिया के ऊपर जो काम नहीं करता है। तो बानी बताती है हमारे भाई लूफी को कि उसका अटेम्प्ट था कि वो एक रबरी काइंड ऑफ अटैक मारे सैंजी गार्सिया के ऊपर, और वो ये भी बोलती है लूफी को कि तू मेरे को दिखा कि कैसे अटैक मारा जाता है। सैंजी गार्सिया लूफी और ज्वेलरी बानी की बातें सुन के उसका रिस्पॉन्स काफी टिपिकल था, प्रिडिक्टेबल था। वो बोलता है कि तुम सब सारे लोग कॉकरोच की तरह हो और तुमको कोई भी जीने का अधिकार है नहीं। तो ये बंदा सच में सेलेस्टियल ड्रैगन है, मैं भूल जाता हूँ, बट ये बंदा उस तरीके का बंदा है, ठीक है। लूफी सैंजी गार्सिया के ऊपर एक खतरनाक अटैक मारने से पहले सैंजी गार्सिया काफी एक वियर्ड अटैक मारता है लूफी के ऊपर, जो एक डायरेक्ट हिट था बाय द वे लूफी के ऊपर। और हम देख रहे थे कि लूफी के मुंह से खून भी निकल रहा था उस अटैक की वजह से। मुझको पता नहीं है कि सैंजी गार्सिया ने अपने पैर से अटैक मारा या उसने अपने हाकी से लॉन्ग रेंज अटैक मारा, क्या अटैक था किसको पता, पर ये अटैक लैंड किया था लूफी के ऊपर। लूफी सैंजी गार्सिया के ऊपर फाइनली एक बहुत ही खतरनाक गियर 5th में गातलिंग अटैक मारता है, जिसकी वजह से सैंजी गार्सिया बहुत ही लंबे दूर तक, वो बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक वो उड़ते हुए जाके गिरता है कहीं पर। तो ज्वेलरी बानी वेगापंक को अपने साथ लेके जाना चाहती थी एगेड आइलैंड के आपस एक्शन पे, क्योंकि उसी तरीके से उन लोगों का प्लान है कि उन लोग एस्केप करेंगे एगेड आइलैंड से। पर यहाँ पर वेगापंक थोड़ा भी हिल नहीं पा रहा था। हमको पता है कि सैंजी गार्सिया ने बहुत ही एक गंदा स्टैब अटैक मारा था वेगापंक के ऊपर, और यहाँ पर वेगापंक बहुत ही गंदी रेट से ब्लीड कर रहा है। तो वेगापंक एक्सप्लिसिटली बताता है ज्वेलरी बानी को कि मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं हिल सकता हूँ, हिल डुल सकता हूँ, तो भलाई इसी में है कि तुम लोग ही चले जाओ। मैं बहुत लंबे समय से डॉक्टर रहा हूँ और मुझको पता है कि अगर मैं थोड़ा भी हिलूंगा तो मेरा डेथ हो जाएगा। जब ये सब सारी चीजें वेगापंक बोल रहा था ज्वेलरी बानी को, तभी ही किजारू आउट ऑफ नोवेयर आके एक लेजर अटैक मारने जा रहा था ज्वेलरी बानी के ऊपर, वेगापंक के ऊपर। उसी टाइम पे हमारा भाई, ये लेजर अटैक को बेसिकली कौन ब्लॉक करता है? हमारा भाई सांजी ब्लॉक करता है मेरे भाई। दिस इज फकिंग क्रेजी मेरे भाई, ठीक है। ये बहुत ही क्रेजी चीज था जब सांजी ने ब्लॉक किया किजारू का अटैक। किजारू का रिएक्शन सबसे स्टूपिड और फनी था। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि यहाँ पर लूफी आके उस अटैक को बेसिकली रोकने वाला है, पर सांजी आके रोकता है। मतलब मेरे भाई डेफिनेटली मैड प्रॉप्स टू सांजी मैन। हमने देखा था कि उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आया था। वानो कुनी में हम देख रहे थे जब क्वीन ने एक गंदा अटैक मारा था, एक सोड अटैक मारा था सांजी के ऊपर, और सोड वो टूट गया था और हम लोग सांजी को काइंड ऑफ डिसफिगर्ड तरीके से देख रहे थे। तो ये जो सांजी ने यहाँ पर किया है मेरे भाई, वो डेफिनेटली इंसेन लेवल का चीज था जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जो रिएक्शन था सब सारे लोगों का वो भी काइंड ऑफ फनी था। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड नहीं था किजारू और सांजी के बीच में क्लैश, क्योंकि हम लोगों ने ओपनिंग्स में भी देखा था इन दोनों कैरेक्टर्स को काइंड ऑफ फाइट करते हुए, हिंट किया जा रहा था कि ये होने वाला है। प्रीवियस चैप्टर में भी हमने देखा था कि जब किजारू ने कई सारे एक फ्रैगमेंटेड लेजर अटैक मारा था, तब सांजी ने उसको किक किया था उन फ्रैगमेंटेड लेजर्स को। पर ये जो यहाँ पर उसने डायरेक्ट लेजर अटैक को, फुल ऑन किजारू के डायरेक्ट लेजर अटैक को जिस तरीके से किक किया, वो मतलब एक्सेप्शनल था, ठीक है। ये सब सारी चीजें होने की वजह से एटलस बार्थोलोमे कुमा को अपने पीठ पीछे और फ्रैंकी ज्वेलरी बानी को अपने पीठ पीछे लेके उन लोग एस्केप करना स्टार्ट कर देते हैं वहां पर से। अब इस पूरे सिनेरियो में लूफी सांजी वर्सेस हमारे भाई किजारू के बीच में फाइट होने वाला है। ये पूरे फाइट को हाइप किया जा रहा है। प्लस वहां पर ही हम लोग देख रहे हैं कि वेगापंक नीचे ही लेटा हुआ है। तो वेगापंक वहां पर से गया नहीं है। मुझे लगता है कि वेगापंक के डेथ के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो गया है यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन में। ये चैप्टर में हमको फाइनली पता चलता है कि ब्लैक बियर्ड पायरेट्स में से कौन यहाँ पर आया था एगेड आइलैंड पे। हमने देखा था कि ब्लैक बियर्ड का शिप अप्रोच कर रहा था एगेड आइलैंड पे। सब सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि कौन आने वाला है, ये
आने वाला है, वो आने वाला है। और अभी हमको पता चला है कि कैथरीना देवॉन और वैंगवार आए हैं ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के एगेड आइलैंड पे, और उन लोग दोनों लोग कन्फ्रंट करते हैं सैंजे गार्सिया को। कैथरीना देवॉन को हम लोग देखते हैं कि वो हाथ रखती है सैंजे गार्सिया के ऊपर और वो बोलती है हाथ रख के कि मिशन कंप्लीट। तो उन लोग इसी पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे, उन लोग सैंजे गार्सिया को ही बेसिकली कुछ चीज करने के लिए आए थे, या उन लोग सैंजे गार्सिया के लिए ही यहाँ पर आए थे, 5 एल्डर्स के लिए ही यहाँ पर आए थे, क्योंकि उन लोग यहाँ पर बोलते हैं कि मिशन कंप्लीट सैंजे गार्सिया के ऊपर हाथ रख के। अब यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि उनको पता कैसे चला कि सैंजे गार्सिया यहाँ पर आया है? क्या न्यूज़पेपर में मॉर्गन्स ने बोला है कि सैंजे गार्सिया जा रहा है एगेड आइलैंड पे, या सैंजे गार्सिया का इन्वॉल्वमेंट हुआ है एगेड आइलैंड पे? मुझे नहीं लगता है कि हमारे कैथरीना देवॉन और वैंगवार यहाँ पर सैंजे गार्सिया को मतलब या सैंजे गार्सिया का मेंशन न्यूज़पेपर में पढ़ के यहाँ पर आए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन उनको किसने दिया कि सैंजे गार्सिया या 5 एल्डर का इन्वॉल्वमेंट हुआ है एगेड आइलैंड पे? अब ऑब्वियसली कैथरीना देवॉन ने हाथ रखा है सैंजे गार्सिया के ऊपर, इसका मतलब ये है कि बेसिकली कैथरीना देवॉन क्लोन कर सकती है अभी, या वो क्लोन बन सकती है सैंजे गार्सिया का, या मोर स्पेसिफिकली वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है सैंजे गार्सिया में। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है ये सब सारी चीजें करके? क्या उन लोग बेसिकली नेगोशिएट करना चाहते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ किसी तरीके से? पता नहीं यार। सैंजे गार्सिया कैथरीना देवॉन को पूछता है कि तेरे जैसी इंडिविजुअल क्यों काम कर रही है ब्लैक बियर्ड के अंडर, ब्लैक बियर्ड का सबऑर्डिनेट तो क्यों है? तो कैथरीना देवॉन का रिस्पॉन्स था कि ब्लैक बियर्ड स्पेशल है, और सैंजे गार्सिया बोलता है कि हाँ वो स्पेशल है, उसका लिनिएज भी स्पेशल है। तो यहाँ पर ब्लैक बियर्ड के लिनिएज के बारे में भी उन लोगों ने थोड़ा मतलब काइंड ऑफ हाइप डाल दिया या लोर डाल दिया। अब हमको पता है कि ब्लैक बियर्ड काफी एक वियर्ड इंडिविजुअल है, वो पहला बंदा है जिसने दुनिया में, वन पीस की दुनिया में 2 डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है। हमको पता है कि वो कई रात तक सो नहीं पाता, या वो कई रात तक सोए बगैर जा सकता है। बगी बोल रहा था शैंक्स को कि ये बंदा मतलब सोए बगैर कई रात से जगा हुआ है, ये वियर्ड है। हमने देखा है कि उसको पेन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा लगता है कि उसका बॉडी काइंड ऑफ फ्रेजाइल है, क्योंकि जब ब्लैक बियर्ड का एस के साथ फाइट हुआ था तो हम देख रहे थे कि एस बहुत ही गंदे गंदे पंच मार रहा था ब्लैक बियर्ड को, और ब्लैक बियर्ड बहुत ज़्यादा पेन में था। इम्पेल डाउन में भी हमने देखा था कि जब लूफी ने पंच मारा था ब्लैक बियर्ड को तो वो बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था, बट इसके बावजूद भी जब हमने ब्लैक बियर्ड को अटैक करते हुए देखा है, ब्लैक बियर्ड को बेसिकली पंच मारते हुए देखा है लूफी के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि ब्लैक बियर्ड का पंचेस बहुत ज्यादा इंसेन लेवल का है, क्योंकि लूफी भी बोल रहा था इम्पेल डाउन में कि मैं रबर का हूं तो मेरे को क्यों इसका पंचेस हिट हो रहा है इतनी गंदी तरीके से। और ऑब्वियसली वहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि हाकी का एस्पेक्ट आ गया था, वो सब सारी चीजें, पर ब्लैक बियर्ड वियर्ड है, ठीक है, वो बंदा ही वियर्ड है। तो अब जो यहाँ पर लिनिएज के बारे में बात चला है ब्लैक बियर्ड के, तो क्या ये इसका मतलब ये है कि ब्लैक बियर्ड को एक नए या स्पेशल रेस से बिलोंग करता है, जैसे कि बकनियर रेस है, लुनारियन रेस है, जायंट रेस है, बाद में मिंग्स हमको दिखाई दे रहे थे। तो क्या उस तरीके से ब्लैक बियर्ड भी कोई एक रेस से बिलोंग करता है, और क्या उसका एसोसिएशन है ज़बैक के साथ, या मे बी ज़बैक जो रेस से बिलोंग करता है वही रेस से ब्लैक बियर्ड भी बिलोंग करता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वो ये काइंड ऑफ अच्छा काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन था यार। सैंजे गार्सिया कैथरीना देवॉन और वैंगवार को पूछता है कि तुम लोग हमेशा कुछ ना कुछ तो चूतियापा करते रहते हो, तो तुम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हो? यहाँ पर तुम लोग जो कुछ भी करने आए हो उससे क्या हासिल करना चाहते हो? मेरे भाई वैंगवार का यहाँ पर रिस्पॉन्स था कि वो दुनिया हासिल करना चाहता है, वो पूरा वर्ल्ड हासिल करना चाहता है। ये बहुत ही एक सैवेज रिप्लाई था, बहुत ही एक इंसेन चीज था जो वैंगवार ने यहाँ पर बोला है। सैंजे गार्सिया इसको सुन के ही वो अटैक करने चाहता है इन दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर, पर वैंगवार अपने रैप का एबिलिटी यूज करके, टेलीपोर्टेशन का एबिलिटी यूज करके बेसिकली वो दूर चले जाता है यहाँ पर से। वैंगवार ने अपने इस पूरे डेविल फ्रूट का एबिलिटी को कम्प्लीटली मास्टर नहीं किया, इस वजह से वो कंप्लीटली इस आइलैंड से ही गायब नहीं हो जाता है, वो आइलैंड पर अभी भी है। तो ये चैप्टर के फाइनल पैनल पे हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं काराबू के साथ। हमको अभी पता चल गया है कि लूफी को खाना किसने दिया था, मोस्ट प्रॉब्ली काराबू ने ही लूफी को खाना दिया था, जिस तरीके से काराबू ने वानो कुंडी में लूफी को खाना दिया था। तो यहाँ पर फाइनल पैनल पे हम लोग देख रहे थे इस चैप्टर के कि काराबू गिड़गिड़ा रहा था कैथरीना देवॉन और वैंगवार के सामने कि उन लोग उसको लेके चले, उसके साथ लेके चले। वो बोल रहा था काराबू कि उसको ज्वाइन करना है ब्लैक बियर्ड पायरेट को, वो सब सारी चीजें। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फाइनली इस पूरे चैप्टर को खत्म करते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई मेरे हिसाब से एक 9 आउट ऑफ 10 चैप्टर था, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रीवियस के चैप्टर्स में जो कई सारे एलिमेंट्स थे वो इसी चैप्टर के लिए बिल्डअप कर रहे थे, इस वजह से ये चैप्टर उतना इम्पैक्टफुल भी था। फॉर एग्जाम्पल हमको जायंट पायरेट्स फाइट करते हुए दिखाई दे रहे थे, उस सब का इमोशनल रिएक्शन दिखाई दे रहा था हमको। जायंट पायरेट्स को देख के हमको बताया कि वहाँ पर बहुत ही एक अमेजिंग
हिस्ट्री है। रोरोनोआ ज़ोरो वर्सेस रॉब लूची के बीच में क्लैश हमको इसी चैप्टर में दिखाई दे रहा था कि क्या हो रहा था। बैंटर चल रहा था दोनों लोगों के बीच में। लूफी पंच मारता है सैंजी गार्सिया को। बानी और लूफी का भी काफी कूल मोमेंट था उस पूरे एस्पेक्ट में। सांजी किक मारता है किजारू के लेजर को और इवेंचुअली हमको पता चलता है कि ब्लैक बेल्ट पायरेट्स में से कैथरीन अत्यवॉन और वैंगवार आए हैं। प्लस हम लोग इस चैप्टर को फाइनली खत्म करते हैं काराबू के एंगल के साथ या काराबू के रिवील के साथ। हम लोग बोल सकते हैं कि काराबू ने खाना दिया था लूफी को। तो बहुत सारी चीजें था इस चैप्टर में, बहुत ही मल्टी फैसेटेड ये चैप्टर था, इस वजह से ये चैप्टर उतना अच्छा था। अब हमको इस चैप्टर में एक मेजर बैटल बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा था जो है किजारू वर्सेस लूफी और सांजी के बीच में। अब हम लोग बोल सकते हैं कि लूफी उसकी गियर 5th में है। ऑलरेडी लूफी ने फाइट किया था किजारू के साथ। सांजी भी हमको काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मैं फिर भी बोलूंगा कि हम लोग किजारू को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि किजारू उसके अवेकनिंग में जाए और मुझे बहुत ही डिफिकल्टी होगा बिलीव करने के लिए कि किजारू के पास कोई भी अवेकनिंग नहीं है या उसका डेवल फ्रूट अवेकन स्टेट में नहीं जा सकता है। हमको पता है जो प्रीवियस के 3 एडमिरल्स थे कुजान, अकाइनु और किजारू, उसमें से 2 लोग मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों के पास ऑलरेडी अवेकनिंग है जो है कुजान और अकाइनु, क्योंकि हमको पता है कि उन लोगों ने फाइट किया था पंख हैजार्ड में और उसका पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया था, क्लाइमेट जोन ही चेंज हो गया था। तो वो उनके मोस्ट प्रोबेबली अवेकनिंग की वजह से होगा वो। तो अगर वो वैसा केस था, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे किजारू का अवेकनिंग तो वो बहुत ही इंसेन रहेगा। और हम लोगों ने लोगिया का अवेकनिंग इस पूरे सीरीज में अभी तक नहीं देखा है। हम लोगों ने जोवन का देखा है, पैरामीसिया का देखा है, लोगिया एक चीज था, एक डेवल फ्रूट था जिसका अवेकनिंग नहीं देखा है। तो ये यहाँ पर एगेड आइलैंड पे हो सकता है पहली बार हम लोग लोगिया का अवेकनिंग देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस चैप्टर की वजह से वन पीस कम्युनिटी में फिर से एक डिबेट चालू हो जाएगा कि लूफी, ज़ोरो और सांजी के बीच में जो पावर डिफरेंस है वो कितना है। हमको पता है कि लूफी वर्सेस रॉब लूची के बीच में जो फाइट हुआ था तब लूफी ने रिलेटिवली ईज से अपनी गियर 5th में रॉब लूची को हरा दिया था। पर अभी तक हम देख रहे हैं कि ज़ोरो फाइट कर रहा है रॉब लूची के अगेंस्ट। तो वो कुछ बोलता है वहां पर। प्लस इस चैप्टर में हम लोग देख रहे थे कि सांजी एक कूल चीज करता है। मेरे हिसाब से अभी तक लूफी स्ट्रॉन्गेस्ट है, बाद में ज़ोरो आता है, बाद में सांजी आता है। मे बी ज़ोरो और सांजी के बीच में हम लोग डिबेट कर सकते हैं कि कितना पावर डिफरेंस है, बट डेफिनेटली लूफी और ज़ोरो के बीच में पावर डिफरेंस रिलेटिवली अभी तो मुझे लगता है कि दिखाई दे रहा है हमको कि हाँ यहाँ पर डिफरेंस है, बहुत बड़ा नहीं पर काफी हद तक। अब ये चैप्टर के अंत में हम लोगों ने काराबो को देखा और मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि काराबो कैरेक्टर कितनी दूर तक जाता है। वो ब्लैक बेल्ट पायरेट्स को ज्वाइन करना चाहता है। मुझको पता नहीं अगर उन लोग अलाउ करेंगे उसको ज्वाइन करने के लिए कि नहीं। क्या उन लोग बेसिकली बोलेंगे कि हाँ टू बी टैग कर सकता है हमारे साथ अभी के लिए, पर अगर वो करता है तो काराबो कई सारे वाइटल इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वो पोसाइडन के बारे में बता सकता है, प्लूटोन के बारे में बता सकता है और वो बहुत सारी चीजें बता सकता है। प्लस अगर मुझे सही याद है तो काराबो कुछ बोल रहा था कि वो किसी बंदे को इन्फॉर्मेशन पास डाउन करना चाहता है। मुझे लगता है कि वो ब्लैक बेल्ट ही था और वो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो बोल रहा था यहाँ पर बातें कर रहा था ब्लैक बेल्ट के बारे में, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि वो ब्लैक बेल्ट के बारे में ही बातें कर रहा था कि वो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन पास डाउन करना चाहता किसी बंदे को। मुझे लगता है कि वो अभी ब्लैक बेल्ट ही है। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीज़ें बात करना चाहता है इस चैप्टर के बारे में। ये काफ़ी एक अच्छा चैप्टर था। तेरा ओपिनियन क्या है इस चैप्टर के बारे में मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो हमेशा याद रखिए तेरा भाई VRP, ख्याल रख अपना। पीस मेरे भाई।